पिछले लेक्चर्स में, वीडियोस में मैंने जो न्यूक्लियर पोटेंशियल्स बताए थे वो सभी सेंट्रल पोटेंशियल थे। सेंट्रल पोटेंशियल जैसे बिगनर पोटेंशियल, एक्सचेंज पोटेंशियल जो भी बताए थे, मेजोराना, बर्टलेट, हाइजेनबर्ग, सभी के सभी सेंट्रल पोटेंशियल थे। लेकिन सेंट्रल पोटेंशियल्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए ये पोटेंशियल न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ न्यूक्लियर सेंट्रल पोटेंशियल। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ न्यूक्लियर सेंट्रल पोटेंशियल यानी न्यूक्लियर पोटेंशियल को अगर हम सेंट्रल माने तो उसमें क्या क्या कमियां पाई जाती हैं। तो इसमें या मैंने लिखा हुआ है, सेंट्रल पोटेंशियल कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक तो ये एक्सप्लेन कर देता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। लेकिन न्यूक्लियस का सारी प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो कमियां क्या हैं इसमें सेंट्रल पोटेंशियल में, आज के लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कमी है, हम ड्यूट्रॉन का केस लें, ड्यूट्रॉन की न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम जानते हैं ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। इसमें इसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूक्लियस है उसको हम ड्यूट्रॉन बोलते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अगर हम ड्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालें और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड करें तो ये ड्यूट्रॉन सेंट्रल, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोटेंशियल, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का सम है ये ड्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये चीज़, इस चीज़ को ये सेंट्रल पोटेंशियल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये भाई ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, जबकि ड्यूट्रॉन में केवल प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो जो ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होना चाहिए। पहली कमी तो ये हो गई। दूसरी कमी है कि सेंट्रल पोटेंशियल में स्फेरिकल सिमेट्री होती है, यानी आर डिस्टेंस के चारों ओर एक जैसा पोटेंशियल होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस रीजन में, तो ये इसमें स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है। और जब कभी भी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जो क्वाड्रपोल मोमेंट है, क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होता है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा। क्वाड्रपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री। कोई भी न्यूक्लियस है, अगर उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है तो उस न्यूक्लियस का कुछ न कुछ क्वाड्रपोल मोमेंट होगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर चार्ज जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो होगा। सेंट्रल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अंदर, उसमें स्फेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए। और अगर स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यानी ड्यूट्रॉन का जो क्वाड्रपोल मोमेंट है वो जीरो होना चाहिए। लेकिन ड्यूट्रॉन का क्वाड्रपोल मोमेंट, ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती। तो इस चीज़ को भी ये सेंट्रल पोटेंशियल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो जब कुछ प्रॉपर्टी जो हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये आवश्यकता हुई कि भाई और नॉन सेंट्रल पोटेंशियल भी डेवलप किया जाए, उसका एक फार्मूला डेवलप किया जाए जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे। तो उसके बाद दीज डिस्क्रिपेंसीज कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ नॉन सेंट्रल पोटेंशियल। नॉन सेंट्रल को टेंसर पोटेंशियल भी बोलते हैं, नॉन सेंट्रल पोटेंशियल या टेंसर पोटेंशियल। तो एक फिर नया पोटेंशियल डेवलप किया गया
न्यूक्लियस की जो जो प्रॉपर्टीज से बच गई, यानी जिन प्रॉपर्टीज को ये सेंट्रल पोटेंशियल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया पोटेंशियल का फॉर्मूला डेवलप किया गया, जिसको हम बोलते हैं नॉन सेंट्रल पोटेंशियल। तो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल में क्या खास बात होती है, एक तो ये डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ जो दो न्यूक्लियन हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके जो स्पिन ओरिएंटेशन है उन पर भी डिपेंड करता है ये नॉन सेंट्रल पोटेंशियल। द नॉन सेंट्रल पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड देयर रिलेटिव ओरिएंटेशंस, उन पर तो डिपेंड करता है ये। इसके साथ साथ उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं नॉन सेंट्रल पोटेंशियल में? इट शुड बी इनवेरिएंट विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट हो, रोटेशन हो, या कोऑर्डिनेट इन्वर्जन हो, मिरर रिफ्लेक्शन। तो इस ऐसा करने पर ये पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं हो, इनवेरिएंट होना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। यानी कोई भी पोटेंशियल हम डेवलप करते हैं तो उससे पहले कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ मानते हैं, तब वो पोटेंशियल को डेवलप करते हैं। तो ये उस तरह के एजम्पशंस है, तो ये प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। इनवेरिएंट विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दें तो भी ये पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, ये उसमें नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस हैं वो स्टेबल तो होती नहीं, मूव करते रहते हैं अंदर, तो उनकी जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटीज। ये मानते हुए फिर फॉर्मूला नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का डेवलप किया गया। तो जो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आया वो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इक्वेशन 1 में दिया हुआ है, VR इज इक्वल टू V1R प्लस V2R सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2 प्लस V3R S12। ये S12 एक ऑपरेटर है। तो इनमें जो डिफरेंट 3 टर्म्स आ रही हैं, जो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है ये नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है पूरा, ये जो पोटेंशियल है ये नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो इसमें जो पहली टर्म है वो क्या है, V1R, ये क्या है, सेंट्रल इंटरेक्शन पोटेंशियल, जो अभी तक हमने डिस्कस किया था सेंट्रल पोटेंशियल, वो टर्म इसमें इंक्लूड हो गई, सेंट्रल पोटेंशियल भी हो गया इसमें। दूसरी टर्म है सेंट्रल इंटरेक्शन पोटेंशियल डिपेंडिंग ऑन स्पिन ओरिएंटेशन, ये दूसरी टर्म एक इसमें इंक्लूड की, ऐसा सेंट्रल पोटेंशियल जो स्पिन ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता हो। और तीसरा टर्म जो इंक्लूड की है V3R S12, ये नॉन सेंट्रल करैक्टर है, इस पोटेंशियल का नॉन सेंट्रल करैक्टर है। तो इस टर्म की वजह से पूरा ही पोटेंशियल कैसा हो जाता है, नॉन सेंट्रल। तो ये तीसरी टर्म है नॉन सेंट्रल इंटरेक्शन पोटेंशियल। तो ये इस टर्म की वजह से पूरा ही पोटेंशियल नॉन सेंट्रल हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है S12, इसको बोलते हैं हम टेंसर ऑपरेटर। इसी की वजह से ये सारा पोटेंशियल नॉन सेंट्रल हो गया। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इस ऑपरेटर की वैल्यू S12, इसका सिंबल है पोटेंशियल टेंसर ऑपरेटर का, इज इक्वल टू 3 इंटू सिग्मा 1 डॉट R इंटू सिग्मा 2 डॉट R अपॉन R स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, ये जो दो पार्टिकल्स हैं उनके लिए उनके स्पिन डिस्क्राइब करते हैं, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 पॉली स्पिन मैट्रिक्स हैं जी। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का पॉली स्पिन मैट्रिक्स है, ये दूसरे पार्टिकल का पॉली स्पिन मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें R से डिवाइड कर दें, इसको R से डिवाइड, एक R से इसको डिवाइड कर दो, एक से इसको कर दो, तो ये हो जाएंगे यूनिट वेक्टर R, ये भी हो जाएगा यूनिट वेक्टर R, सिग्मा 1 डॉट यूनिट वेक्टर R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा S12 यानी टेंसर ऑपरेटर इज इक्वल टू 3 सिग्मा 1 डॉट R कैप इंटू सिग्मा 2 डॉट R कैप माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, R स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है ना। तो ये जो टेंसर ऑपरेटर है
इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो द टेंसर ऑपरेटर S12 हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक तो ये जो टेंसर ऑपरेटर है ये स्केलर होता है इन नेचर। द टेंसर ऑपरेटर S12 इज स्केलर इन नेचर, देयरफॉर द नॉन सेंट्रल पोटेंशियल बोलूँ या मैं इंटरेक्शन बोलूँ, एक मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी, आपस में सब रिलेटेड हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो जो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का पोटेंशियल कैसा हो जाता है? स्केलर। किसकी वजह से? इस ऑपरेटर की वजह से। ये ऑपरेटर कैसा है? स्केलर है इन नेचर में, तो ये पूरा पोटेंशियल भी स्केलर हो जाता है इसकी वजह से। दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने बताया, अगर किसी 2 न्यूक्लियन सिस्टम की जो स्पिन है 0 हो तो वो सिंगुलरिटी स्टेट कहलाती है। और स्पिन 0 कब होगी? जब 2 पार्टिकल हैं तो उनकी स्पिन क्या होती है? 1/2 1/2। वो एंटी पैरेलल होंगी तो स्पिन 0 हो जाएगी, और पैरेलल होंगी तो 1/2 + 1/2 1 हो जाएगी। जब स्पिन 1 होगी तो वो कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट, और जब स्पिन एंटी पैरेलल होंगी टोटल स्पिन 0 हो जाएगी तो वो सिंगलेट स्टेट कहलाएगी। तो किसी भी सिस्टम की जो अगर वो सिंगलेट स्टेट में है, यानी पूरे 2 न्यूक्लियन सिस्टम की टोटल स्पिन 0 है, तो टोटल स्पिन 0 होगी तो उसका स्पिन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। टोटल स्पिन 0 है अगर, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्पिन और पॉली स्पिन मैट्रिक्स का ये रिलेशन होता है, टोटल स्पिन इज इक्वल टू S1 + S2, यानी 1/2 सिग्मा 1 को S1 मान लो और 1/2 सिग्मा 2 को S2 मान लें अगर हम, यानी पहले पार्टिकल की स्पिन S1 प्लस दूसरे पार्टिकल की स्पिन S2, तो S इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा 1/2 कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगर सिंगलेट स्टेट है तो टोटल स्पिन कितनी होगी? 0। ये 0 हो गई। तो 0 होने से क्या होगा? ये 1/2 इधर चला गया तो 0 हो जाएगा। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 या सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1। ऐसी पोजीशन में जो टेंसर ऑपरेटर है हमारा S12, अगर इस फॉर्मूले में हम रख दें सिग्मा 2 की जगह सिग्मा 1 की जगह माइनस सिग्मा 2 लिख दें, या सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा 1 लिख दें, तो इस ऑपरेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे 0 हो जाती है वो मैं अभी बताऊंगा। ये देखिए, ये है स्पिन, 2 न्यूक्लियन सिस्टम है हमारा, उसकी टोटल स्पिन इज इक्वल टू एक पार्टिकल की स्पिन प्लस दूसरे पार्टिकल की स्पिन। स्पिन में और पॉली स्पिन मैट्रिक्स में ये रिलेशन होता है, स्पिन इज इक्वल टू 1/2 इंटू पॉली स्पिन मैट्रिक्स, और स्पिन का जो यूनिट होती है वो h× होती है, ठीक है ना। तो S1 + S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। चूँकि अगर हम सिंगलेट स्टेट मान लें तो सिंगलेट स्टेट में ये टोटल स्पिन है वो 0 हो जाएगी। तो 0 होने से यहाँ से क्या 1/2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई कुछ भी होगा 0 होगा। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1। अब जो हमारा पूरा ऊपर फॉर्मूला था उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें, सिग्मा 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस सिग्मा 1, तो माइनस सिग्मा 1 लिखा तो माइनस यहाँ आ गया, तो ये हो गया 3 सिग्मा 1 डॉट सिग्मा r इंटू सिग्मा 1 डॉट r अपॉन r²। अब यहाँ पर क्या था? माइनस, ऊपर फॉर्मूला देखिए, ये जो फॉर्मूला क्या था? माइनस सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2। अब सिग्मा 2 की जगह क्या लिख दिया हमने? माइनस सिग्मा 1, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 1 क्या होगा? सिग्मा 1²। तो वापस कहीं आते हैं, तो ये हो गया सिग्मा 1²। अब r से भी डिवाइड कर, r² से डिवाइड कर दें इसको, तो एक r से यहाँ डिवाइड कर दो, एक r से यहाँ डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा r², ये भी हो जाएगा r²। तो ये हो जाएगा -3 सिग्मा 1 डॉट r², एक तो ये हो गया, ये भी सिग्मा 1 डॉट r², तो इसका हो गया जी स्क्वायर प्लस सिग्मा 1²। अब देखिए, ये मैं कभी फिर किसी दिन लेक्चर बताऊंगा। सिग्मा पॉली स्पिन मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू 3 होती है, और सिग्मा डॉट r² की वैल्यू k² की वैल्यू 1 होती है। ये अभी ये याद कर लीजिए। इनको वैल्यू कैसे आई निकल के आएंगे, मैं किसी दिन ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा कैसे आती हैं ये वैल्यूज़। तो जब इसकी वैल्यू 1 रखी यहाँ पर, तो ये तो हो गया -3,
और इसकी वैल्यू 3 रखी तो ये हो जाएगा +3, तो -3 + 3 = 0। यानी जो टेंसर ऑपरेटर है उसकी वैल्यू 0 होती है किस केस में? अगर सिस्टम सिंगुलरिटी स्टेट में है। अगर हमारा सिस्टम सिंगुलरिटी स्टेट में है तो S12 यानी टेंसर ऑपरेटर की वैल्यू 0 होगी। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर इन सिंगुलरिटी स्टेट टेंसर ऑपरेटर S12 = 0। कैसे 0 होगा वो मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम टेंसर ऑपरेटर की सभी डायरेक्शंस में एवरेज वैल्यू निकालें, ये जो ब्रैकेट लगे ये एवरेज वैल्यू कहलाती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाती है। तो एवरेज वैल्यू टेंसर ऑपरेटर की 0 होती है सभी रेडियल डायरेक्शंस में एवरेज निकालें तो, ठीक है। अब हम अगर हम टेंसर ऑपरेटर का यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालें तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट = उसमें जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट का सम प्लस उसमें उपस्थित प्रोटॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का सम -3/2 μn + μp -1/2 × PD। ये PD नई टर्म है, तो PD क्या होता है? P मतलब प्रोबेबिलिटी। तो ये जो PD होता है ये रिप्रेजेंट करता है डी स्टेट प्रोबेबिलिटी। यानी सेंट्रल पोटेंशियल में तो हमने ये माना था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो S स्टेट में ही होता है और S स्टेट स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, इसलिए क्वाड्रल पोल मोमेंट 0 होना चाहिए। लेकिन जब नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का यूज़ किया हमने तो ये डी स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी देर एग्जिस्ट करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रल पोल मोमेंट निकालें नॉन सेंट्रल पोटेंशियल का यूज़ करके तो ये फॉर्मूला आता है। तो इसके फॉर्मूले से निकालेंगे न्यूट्रॉन का क्वाड्रल पोल मोमेंट, तो उसकी वैल्यू आती है ये वैल्यू 2.82 × 10⁻³ m²। तो ये वैल्यू बहुत कम है लेकिन 0 नहीं है। सेंट्रल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो 0 होनी चाहिए लेकिन 0 नहीं होती है, तो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल इसको चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो नॉन सेंट्रल पोटेंशियल था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने जैसे बताया कि जो सेंट्रल पोटेंशियल है वो सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इस वजह से कुछ और पोटेंशियल हमें चाहिए, तो उसको नया पोटेंशियल या नॉन सेंट्रल पोटेंशियल और उसका यूज करके जो कमियां आ रही थी सेंट्रल पोटेंशियल में वो सारी कमियां इस नॉन सेंट्रल पोटेंशियल ने दूर कर दी। यानी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सही आ गई उससे और क्वाड्रल पोल मोमेंट की वैल्यू सही आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आप क्या ये PD क्या है और ये क्या है आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके।